अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक और आपको भी वेलकम यूनिक के ऑफिशियल पोर्टल के अंदर। सो अभी तक हमारी डिस्कशन जहाँ तक चल निकली है दैट इज़ चैप्टर नंबर 3। हम चैप्टर नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 इज़ रिगार्डिंग मोशन एंड फोर्स। जब भी चैप्टर शुरू करवाया था तो बताया था कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स का ब्लेंड पढ़ना। वी विल स्टडी काइनेमैटिक्स, वी विल स्टडी डायनामिक्स। इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स, हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे मैकेनिक्स की स्टडी करनी है। हम अभी तक जहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने वेलोसिटी पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली, एक्सेलरेशन पढ़ ली और इन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड जितने सब कॉन्सेप्ट्स थे, इनसे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, वो भी स्टडी कर लिए। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सिग्निफिकेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इम्पॉर्टेंस को स्टडी किया, वो इन्फॉर्मेशन क्या देती है हमें इसे स्टडी किया। मोमेंटम को स्टडी किया, न्यूटन के 3 लॉज को स्टडी कर लिया और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी किया कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था कि मोमेंटम में और फोर्स में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या रिलेशन है। एंड रिलेशन वॉज समथिंग लाइक दिस। मैं रिलेशन एक दफ़ा आपके सामने लिख देता हूँ। रिलेशन वॉज समथिंग लाइक दिस कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वॉज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा, इसका मतलब है उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगाई जा रही है, उतनी ही ज़्यादा अप्लाइड फोर्स है। पॉइंट समझते हैं बच्चों? सो दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन सेकंड लॉ एंड द मोमेंटम। अब मैंने कहा था कि हम इंशाल्लाह जब अगली क्लास में बात शुरू करेंगे तो इसी पॉइंट से आगे अपनी बात को लेके चलेंगे। नाउ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज़ लेट्स टॉक अबाउट इम्पल्स। बड़ा ही एक मशहूर और अहम कॉन्सेप्ट है, इसे इम्पल्स कहते हैं। डू यू नो व्हाट इज़ मेंट बाय इम्पल्स? इम्पल्स क्या चीज़ है? इम्पल्स को डिफ़ाइन करने का एक बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इम्पल्स इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट इज़ एक्टिंग। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फिर बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेट्स से हमारे पास एक बैट्समैन है जो क्रिकेट खेल रहा है। Whenever he will hit the ball with his bat, जब भी वो अपने बैट से बॉल को हिट करेगा, बॉल को हिट करते वक्त उसने बैट की मदद से बॉल पे एक फोर्स लगाई। जब कोलिजन हुई, जब बॉल बैट से टकराया तो बैट ने बॉल पे एक फोर्स लगाई। दैट फोर्स मल्टीप्लाई विद द टाइम ऑफ कोलिजन। जितनी देर के लिए कोलिजन थी, जितनी देर के लिए इम्पैक्ट था, जब उस टाइम को आप फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट अ न्यू क्वांटिटी। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इम्पल्स। सो इम्पल्स इज अ वेरी सिंपल थिंग। मैं यहाँ पे ही उसी फॉर्मूला को दोबारा लिखता हूँ, बल्कि पहले आपके पास डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या चीज़ है? सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम for which it acts। फोर्स और वो टाइम, जिस टाइम के लिए वो फोर्स बॉडी पे एक्सर्ट हो रही है, इनका प्रोडक्ट इम्पल्स कहलाता है। अगर मैं उसी इक्वेशन को जो उधर लिखी आपके सामने दोबारा लिखूं, F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी, तो अगर आप फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, व्हाट यू विल गेट अ न्यू क्वांटिटी F मल्टीप्लाई बाय टी, दैट इज डेल्टा पी। इस नई क्वांटिटी को इम्पल्स कहते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? बात समझ में आती है? फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई किया, जो हमें पहले फॉर्मूले से पता चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है हम डिफाइन कर चुके हैं कि वो इम्पल्स है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इस क्वांटिटी की नेचर क्या होगी? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस क्वांटिटी? We are saying that impulse is the product of force and time. Time is a scalar but force is vector. तो वेक्टर को जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब स्टिल एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। सो इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
यहाँ पे जो बात काबिल गौर है वो ये है कि इसकी डायमेंशंस या इसके यूनिट्स क्या होंगे। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस इम्पल्स। हम कह चुके हैं कि इम्पल्स क्या चीज़ है, फोर्स इनटू टाइम या डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। वी नो दैट द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन्स सेकंड या जिसे किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड कहा जाता है। क्या ख्याल है बच्चों? बड़ी सिंपल सी बात, उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं मैंने करवाई, सिंपल सी चीज़ करवाई है। अच्छा, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ, व्हाट इज मेंट बाय इम्पल्स, इम्पल्स को डिफाइन करने का एक और तरीका है। देयर इज अनदर मेथड टू डिफाइन इम्पल्स। हम कह रहे हैं कि इम्पल्स दैट इज F मल्टीप्लाई बाई टी इम्पल्स है, जो कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। सो आई हैव अनदर मेथड टू डिफाइन इम्पल्स। मैं इम्पल्स को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ, सिंपली द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। क्या ख्याल है बच्चों? बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज आएगा उसे इम्पल्स कह सकते हैं, वो इम्पल्स कहलाती है। सो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपके साथ शेयर की। अब इसी जो मैंने नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है, इसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। मैंने स्टेटमेंट ये लिखी कि मोमेंटम में सडन तब्दीली, सडन मतलब एकदम आने वाली तब्दीली, एकदम आने वाले चेंज का नाम इम्पल्स है। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, एज यू कैन सी फ्रॉम द रिलेशन, सो आई एम गोइंग टू आस्क यू पीपल अ क्वेश्चन। मैं एक सवाल आपसे पूछने लगा हूँ, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में शायद आपकी किताब में लिखा हुआ है। सवाल काफ़ी अहम है। सवाल कुछ इस तरह से है, सवाल देखिएगा, डज द मूविंग बॉडी हैव इम्पल्स। क्या किसी चलती हुई बॉडी की, मूविंग बॉडी की, ऐसी बॉडी जो कि स्टेट ऑफ मोशन में हो, क्या उसकी इम्पल्स हो सकती है? क्या वो इम्पल्स को पोजेस करती है? क्या उसके पास इम्पल्स है? ये सवाल बड़ा अहम, बड़ा मशहूर सवाल है। क्या ख्याल है, एक चलती हुई बॉडी की इम्पल्स होगी या नहीं? इम्पल्स चीज़ क्या है? इम्पल्स है मोमेंटम में आने वाली तब्दीली का नाम। सो व्हाट डू यू थिंक, डज द मूविंग बॉडी विल हैव इम्पल्स? ज़रा सोचिए, सोचिए और जवाब दीजिए। आई कैन हेयर यू, मैं आपका जवाब सुन रहा हूँ। आई एम इवन वेटिंग फॉर योर आंसर। सब जवाब दें। यस, मूविंग बॉडी की इम्पल्स होगी। नो, मूविंग बॉडी की इम्पल्स नहीं होगी। सो हमारे पास इसके जवाब में दो केसेस हैं। पहले केस की बात करते हैं। सपोज कर लीजिए कि द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब क्या होगा? बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो पहली बात हम कहते हैं कि लेट्स से वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। व्हाट डू यू थिंक, तब इम्पल्स होगी या नहीं? जब आप कहते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है। और जब आप एक्सेलरेशन जीरो की बात करते हैं, इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक जैसी है, तब्दील नहीं हो रही, चेंज जीरो है। सो अगर मैं इसी बात को जो मैंने यहाँ पे लिखी, इसे मद्देनज़र रखूँ, इसे अपने दिमाग में बिठाऊँ और फिर इम्पल्स का फार्मूला रीराइट करूँ, आई नो दैट इम्पल्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या चीज़ है? एम वी एफ माइनस एम वी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम कॉमन ले लीजिए, वी एफ माइनस वी आई। इस वी एफ माइनस वी आई को डेल्टा वी लिखा जा सकता है। इफ डेल्टा वी इज ज़ीरो, जैसे आपने कह दिया डेल्टा वी ज़ीरो है, तो इम्पल्स वुड बी 0 याद रखिएगा, बड़ी अहम बात। पहला केस, अगर तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, इट विल नॉट हैव एनी इम्पल्स, उसकी इम्पल्स 0 होगी। मैंने आपको साबित करके दिखा दिया।
पॉइंट समझ में आता है बच्चों? बड़ी सिंपल सी बात है। दो केसेस, पहला केस लेट्स से बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इम्पल्स नहीं है, देयर इज नो इम्पल्स। हाँ, अब अगर हम बात करेंगे द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, अचानक बॉडी को ब्रेक्स लगानी पड़ी, अचानक बॉडी को एक्सेलरेटर देना पड़ा, नाउ द केस वुड बी लिटिल बिट डिफरेंट। अब कहानी मुख्तलिफ होगी। अब कहानी क्या होगी ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। इसी के साथ लिखता हूँ, लेट्स से now the case is the case to a new case, the velocity is not uniform. जब velocity uniform नहीं है, velocity मौजूद है, इसका मतलब क्या होगा? Acceleration is not zero, delta v is not zero, यानी कि velocity में change आ रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब अगर आप इसी बात को मद्देनज़र रखें और इम्पल्स को सॉल्व करें, I इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, सो I इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस वी आई। दिस वी एफ माइनस वी आई इज डेल्टा वी। नाउ डेल्टा वी इज नॉट जीरो, दैट मीन्स इम्पल्स वुड नॉट बी जीरो, यानी कि मूविंग बॉडी विल हैव इम्पल्स। इस केस में मूविंग बॉडी की इम्पल्स होगी। सो मूविंग बॉडी की इम्पल्स कब नहीं होगी? जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ना करे, उसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही हो, उस वक्त बॉडी की इम्पल्स भी होगी। क्योंकि इन सिंपल वर्ड्स मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी। इम्पल्स किस चीज़ का नाम है? इम्पल्स नाम है चेंज इन मोमेंटम का। अब इसी इम्पल्स से रिलेटेड एक और सवाल, चलें उस सवाल को छोड़े, पहले एक एमसीक्यू करवाता हूँ। एमसीक्यू समझ लेंगे तो आने वाले सवाल को समझना आसान हो जाएगा। सवाल कुछ इस तरह से है, इफ द टाइम ऑफ कोलिजन increases, then the delivered force will become। समझ लीजिए कि ये जो मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ये आने वाले सवाल की एक हिंट दे रहा हूँ, एक आने वाले सवाल की गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको एक हिंट दे रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि ये सवाल आपके एंट्री टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा पूछा गया। जो एमसीक्यू साथ साथ इस तरह करवाता हूँ ना, लिख लिया करें। यू विल बाय द टाइम जब आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, यू विल नो कि सवाल किसके दिन अहम है। कहते हैं कि इफ द टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस देन द डिलीवर्ड फोर्स विल बिकम डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी आर सी कहाँ गया, सी रिमेन सेम। अब डी कर लीजिए नन। जब कुछ ना आता हो तो नन एक बेहतरीन ऑप्शन होती है। सो सवाल ये है कि अगर टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ा दिया जाए, इस टाइम ऑफ कोलिजन के बढ़ाने से इस फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो ये बात असल में कर रहा है इम्पल्स की, कि भाई एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराओगे, टाइम को फोर्स से मल्टीप्लाई करो, इम्पल्स है। हाँ, पहले बॉडी का टकराव बहुत स्पीड से था, बहुत जल्दी था, तब फोर्स कुछ और थी। लेकिन इस वक्त जब बॉडी का टकराव हुआ, टकराने का टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ गया। अब टकराव जो पहले बड़ी स्पीड से हो रहा था वो ऐसे पुश करके हुआ, टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ गया। इस केस में क्या ख्याल है, उस टकराव के दौरान जो फोर्स डिलीवर हो रही है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है और इस सवाल का जवाब आपने लेक्चर में ही सुन लिया है, बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यू नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम दिस फॉर्मूला? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। फॉर ग्रेटर टाइम ऑफ कोलिजन, जब टकराव का टाइम ज़्यादा होगा, डिलीवर्ड फोर्स विल बी मच शॉर्टर। याद रखिएगा, अगर टकराव का टाइम बढ़ जाए, टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाए, तो जो डिलीवर्ड फोर्स होगी, लगने वाली फोर्स होगी, बाय दिस फार्मूला यू कैन से दैट फोर्स विल बी डिक्रीज। फॉर ग्रेटर टाइम ऑफ कोलिजन द फोर्स विल
डिक्रीज। इंतहाई सिंपल सी बात। ये सवाल क्यों करवाया, क्योंकि जो अगली बात आपको बताने लगा हूँ वो इसी सवाल से लिंक्ड है। चलें जी अगला सवाल करते हैं, एक नया सवाल आपको करवाता हूँ। अच्छा बच्चों, सवाल कुछ इस किस्म का है, सवाल कुछ ऐसा है, सवाल मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, बोल देता हूँ कि किताब का सवाल है, किताब में कहीं दाएं बाएं किसी सफ़े पे लिखा हुआ है। सवाल कुछ इस तरह से है, इफ़ यू विल किक द फुटबॉल, आप फुटबॉल को किक करें, एंड यू किक अ ब्रिक, अगर आप एक ईंट को किक करें, मान लें कि दोनों का मैश बराबर है, फुटबॉल भी उसी वजन का है, ब्रिक भी उसी वजन की है, आपने दोनों को किक किया, आपके पाँव को तकलीफ ज़्यादा किसे किक करने में होगी? फुटबॉल को किक करेंगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी, या ईंट को, उस बड़े पत्थर को किक करेंगे तो तकलीफ ज़्यादा होगी? क्या ख्याल है, ज़रा सोचिए। और जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आप में से बहुत सारे बच्चों का एक जवाब ये होगा, सर हम जब ईंट को, ब्रिक को किक करेंगे हमारे पाँव में तकलीफ ज़्यादा होगी, दर्द ज़्यादा होगी। कॉमन आंसर है, सबको पता है, शायद छोटे बच्चे को भी पता होगा, फुटबॉल को किक करूँगा तो पाँव बच जाएगा, ईंट को उतनी ज़ोर से किक करूँगा तो शायद पाँव की एक आधी उंगली भी टूट जाए, पाँव का टो सूट जाए। अब वाई, द आंसर, द क्वेश्चन इज वाई हिटिंग द ब्रिक विल हर्ट मोर, क्यों उस ब्रिक को हिट करेंगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी? जवाब फिर से बहुत आसान है। बच्चे कहेंगे ब्रिक हार्ड है, शायद सख्त होती है, इसीलिए ब्रिक को हिट करने में तकलीफ है। फुटबॉल सॉफ्ट है, नरम है, उसे हिट करेंगे तो तकलीफ कम होगी। दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर, दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर। द रिक्वायर्ड आंसर इज समथिंग एल्स। व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट आई एम डिमांडिंग इज समथिंग एल्स। जरा दोबारा सोचिए कि जब आप फुटबॉल को किक करेंगे तब इम्पल्स और डिलीवर्ड फोर्स क्या होगी, और जब आप ब्रिक को हिट करेंगे तब इम्पल्स और डिलीवर्ड फोर्स क्या होगी? मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। अब ज़रा जाएं इमेजिनेशन के अंदर, आंखें बंद करें और सोचना शुरू करें, इमेजिन करना शुरू करें, जिस तरह आप अफ्तारी और सहरी से पहले इमेजिन किया करते हैं चीज़ों को। आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि यू आर हिटिंग अ फुटबॉल, आप फुटबॉल को हिट कर रहे हैं। आपने ऐसे ये फुटबॉल पड़ा है और आपकी टांग ऐसे आ रही है, योर लेग, योर फुट इज हिटिंग द फुटबॉल एट द टाइम ऑफ कोलिजन। क्या होगा? एक लम्हे के लिए वो फुटबॉल थोड़ा सा स्क्वीज होगा और फिर आगे की तरफ शूट करेगा, ऐसे ही है। नाउ कम टू द न्यू इमेजिनेशन ऑफ हिटिंग अ ब्रिक। अब उस ब्रिक को हिट करने का सोचें। व्हेन यू विल हिट द ब्रिक, जब आप ब्रिक को हिट करेंगे, एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ब्रिक, क्या ब्रिक स्क्वीज होगी? नहीं, ब्रिक विल नॉट स्क्वीज। तो जरा सोचिए किसको हिट करने में ज्यादा टाइम लगा? जब आपने उस ब्रिक को हिट किया, देयर विल बी नो डिफरेंस, नो इफेक्ट ऑन द ज्योमेट्री ऑफ ब्रिक। ब्रिक जैसी थी वैसी ही रहेगी और एन कोलिजन के वक्त ब्रिक आगे चलना शुरू हो जाएगी। बट व्हेन यू विल हिट दिस फुटबॉल अपनी जगह पे पड़े पड़े थोड़ा सा ऐसे करके स्क्वीज होगा, थोड़ा सा फिसेगा, समथिंग लाइक दिस, और फिर आगे जाना शुरू करेगा। अगर मैं इसको मिटा दूं इस तरह, हल्का सा स्क्वीज होगा आपके हिट करने की वजह से और फिर आगे जाना शुरू होगा। तो जरा सोचिए किस में टाइम ऑफ कोलिजन ज्यादा है? जब फुटबॉल स्क्वीज हुआ, फुटबॉल ने स्क्वीज होते हुए ज्यादा टाइम लिया, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ब्रिक टाइम विल बी लेस, टाइम ऑफ कोलिजन कम है, विल अजीब ही लिख दिया मैंने, टाइम ऑफ कोलिजन विल बी लेस, और फुटबॉल के केस में टाइम विल बी ग्रेटर। जब फुटबॉल को हिट करेंगे स्क्वीज होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगली बात भी कर लेते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब टाइम कम, डिलीवर्ड फोर्स ज़्यादा। जब फोर्स ज़्यादा, दैट मीन्स फोर्स विल बी ग्रेटर। जब आप ईंट को हिट करेंगे तो ईंट को हिट करने में ईंट ज़्यादा फोर्स आपके पाँव पे डिलीवर करेगी। द ग्रेटर फोर्स विल बी डिलीवर्ड टू योर फुट एंड इन द एंड योर फुट विल बी हर्ट। आपका पाँव दुखना शुरू हो जाएगा। इस केस में
मैं नीचे वाला पे लिख देता हूँ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम इज ग्रेटर हेयर, टाइम ज़्यादा है यहाँ पे, फोर्स कम लगेगी, इन दैट केस फोर्स विल बी लेस, फोर्स बहुत कम होगी, फोर्स कम होगी, आपका पाँव नहीं दुखेगा, फोर्स कम है। सो इन दिस केस आप जवाब क्या देंगे इसका, ये जो सवाल था कि इन हिटिंग अ फुटबॉल और हिटिंग अ ब्रेक विच विल हर्ट यू मोर, आप दोनों चीज़ों को किक कर रहे हैं, फुटबॉल और ब्रेक को, किस में ज़्यादा तकलीफ होगी। जवाब इंतहाई सिंपल है, जवाब कुछ ऐसे है कि when you will kick the brick, the time of collision will be small, when you will kick the football, time of collision will be high, and in the case of low time of collision, delivered force will be greater, and by kicking the brick your foot will get hurt, आपके पाँव को ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा दर्द पहुँचेगा। तो उसका जवाब आपको मिल गया, एक सवाल और हल हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, फटाफट एक आसान टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। उस टॉपिक में मैं कतई तौर पे देर नहीं लगाऊंगा, आपने वो टॉपिक बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, छोटे होते, पेज नंबर 58 किताब का है, और मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी का 9th क्लास का पसंदीदा सवाल हर बच्चे का तकरीबन वो ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस मैं आपको समझा दूंगा इस सवाल को नोट कैसे करना जब ये सवाल पेपर में आए। सो हाउ विल यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी इसको देख लेते हैं। कंजर्वेशन कहते हैं तहफ़्फ़ुज़, कंजर्वेशन कहते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्वेशन सेम यूनिफॉर्म रहता है। Whenever the question is the kind of law, जब भी आपकी फिजिक्स की किताब में लॉ से रिलेटेड सवाल आए तो सबसे पहला काम आप जब लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं, यू विल राइट डाउन द स्टेटमेंट। याद रखिएगा लॉ की डेफिनेशन नहीं होती, लॉ की एक स्टेटमेंट होती है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट ये है, मैं बोलने लगा हूँ, आपने पढ़ी हुई है, आपके जहनों में है, अगर नहीं भी है तो मैं पढ़ूंगा तो एक दफ़ा रिकॉल हो जाएगी, आपके जहनों में दोबारा तरोताज़ा हो जाएगी। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, जुमले पे गौर कीजिएगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 or more interacting bodies will always remains constant। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट के 3 हिस्से हैं। पहली चीज, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 or more बॉडीज। भाई अगर 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, इंटरेक्ट का मतलब है आपस में किसी भी किस्म का राब्ता, 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ का आपस में इंटरेक्शन है, तो उनका मोमेंटम, तीसरा हिस्सा विल रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा, मोमेंटम नहीं बदलेगा। सो 3 हिस्से क्या हैं इसकी स्टेटमेंट के? पहला हिस्सा, द कंडीशन द सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड, पहली बात। सो पहली चीज़ क्या निकली? सबसे पहले ये क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहली चीज स्टेटमेंट में पहली चीज क्या निकली? द सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम में तमाम बॉडीज का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, भाई आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं ऐसा सिस्टम विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मिसाल ले लीजिए कि आपने प्रेशर कुकर के अंदर पानी हल्का सा डाल के उसे उबालने के लिए रख दिया। अब उस प्रेशर कुकर पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। प्रेशर कुकर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, ये जो वाटर वेपर्स हैं,
दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उन पे किसी किस्म की एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, वो बैरूनी मुदाखलत से पाक है। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो प्रेशर कुकर के अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं दे ऑल आर आइसोलेटेड, वो बाहर से हर किस्म की मुदाखलत से महफूज हैं। मिसाल के तौर पे जब आप क्लासरूम में बैठे हैं पढ़ रहे हैं, इन दिस केस देयर इज़ नो इंटरप्शन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कोई इंटरप्शन नहीं है, तो वी विल से आवर क्लासरूम इज़ आइसोलेटेड। यानी आइसोलेटेड का सिंपल मतलब ये है कि वो जगह, वो सिस्टम जो बैरूनी मुदाखलत से पाक हो, जिसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस ना हो, दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। सो अब यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जाम्पल एक दी जाती है, दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जाम्पल आपकी किताब में है, वैसल ऑफ गैस, गैस वेसल, गैस कंटेनर जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर मौजूद जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं वो बाहर बैरूनी एतबार से पाक हैं, वो बैरूनी एतबार से किसी किस्म के इंटरफेरेंस का शिकार नहीं हो रहे। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? सो आइसोलेटेड सिस्टम हमें समझ में आ गया। इससे एक कदम आगे चलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखी मैंने, को बता दी, मैंने जुमला बोल दिया, आपने सुन लिया होगा। आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टेटमेंट लिखी, आइसोलेटेड सिस्टम का बताया, फिर आप आएंगे एक एग्जाम्पल की तरफ। आपने अपनी बात को साबित करना है बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप क्या देंगे? आप सब ने एग्जाम्पल ये देखी हुई है, महसूस की हुई है, एक्सपीरियंस की हुई है। ख़ास तौर पे बॉयज़ जब छोटे थे तो कैंचे खेला करते थे, और जब बड़े हुए तो स्नूकर का खेलने का शौक़ हुआ। वन नहीं भी खेलने का शौक़ था तो यकीनन कंप्यूटर पे खेली होगी, कंप्यूटर पे भी नहीं खेली तो यकीनन कायद आज़म की 14 अगस्त पे या कोई ना कोई ऐसी वीडियो ज़रूर देखी होगी जहाँ पे वो ये स्नूकर वाली गेम खेला करते थे। सपोज कीजिए कि आपके पास दो बॉल्स हैं, वन बॉल इज़ हैविंग मास m1, अदर वन इज़ हैविंग मास m2। व्हेन दीज टू बॉल्स आर ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। बॉल 1 हैविंग अ वेलोसिटी v1, बॉल 2 इज हैविंग अ वेलोसिटी v2। मैं चाहता हूं कि बॉल 1 बॉल 2 से जाके टकराए, तो क्या होना चाहिए? टकराने की शर्त ये है कि v1 शुड बी ग्रेटर देन v2। भाई पीछे वाले बॉल की वेलोसिटी अगर अगले से ज़्यादा होगी तो ये बॉल जाके अगले से टकराएगा। हाँ, अब वेलोसिटी जो है दैट इज ग्रेटर देन द हेड बॉल, हेडिंग बॉल अगले बॉल से ज़्यादा पिछले बॉल की वेलोसिटी है। नाउ दिस बॉल विल कलाइड विद m2, m1 जो है m2 से टकराएगा, ये m1 है। मैं अभी यहाँ पे इसी बात को ख़त्म करूँगा, थोड़ी सी आपकी बेसिक्स बना के, फिर यहाँ से ही इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर को शुरू करूँगा। नाउ दिस m1 कलाइडेड विद m2, जी मैंने स्पेशल इफेक्ट्स भी डाल दिए, ये कलाइन, ये टकरा रहा है। जब m1 m2 से टकराएगा, m1 m2 पे एक फोर्स लगाएगा F1, और इसके बरअक्स F1 नहीं खाली F लिख दो, जो आपकी किताब की नोटेशन तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, और m2 m1 पे एक फोर्स लगाएगा, लेट्स से दैट फोर्स इज F डैश। इन दोनों फोर्सेस के नतीजे में थोड़ी देर के बाद इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज बदल जाएंगी। नाउ दिस बॉल m1, दिस बॉल m2, द बॉल m1 विल स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी v1 डैश, m2 बॉल विल स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी v2 डैश। नाउ वी हैव टू सी, वी हैव टू प्रूव कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम साबित आ रहा है या नहीं। यहाँ तक मैंने अभी तक 3 बातें आपको बताई। सबसे पहले डेफिनेशन या नॉट डेफिनेशन, स्टेटमेंट आइसोलेटेड सिस्टम का बताया, एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन को शुरू किया, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है। मेरे पास वो किताब कह रहा हूँ, वाइट बोर्ड का जो ये वाला पोर्शन खाली है, ट्राई टू वाइंड इट अप हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। आपने जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मेरे पास आना है तो यहाँ से ही
बात को लेके शुरू करना है, मैंने यहाँ से बिल्कुल एन इसी पॉइंट से अपनी बात का आगाज़ करना है। तो एक दफ़ा देख के आइएगा ये सारी बात को, एक दफ़ा रिवाइज़ करके आइएगा सारी बात को, ताकि जब हम अगली डिस्कशन अगली सेटिंग में बैठें तो ये चीज़ हमारे लिए समझनी काफ़ी आसान हो। अपने अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी इंजॉय करें। अल्लाह पाक आपको हर किस्म की आफत और बला से महफूज रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।